नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात करूंगा एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में कि मल्टीप्लेक्सेस में और खास करके नेशनल चेन्स में खाने की चीज़ों के और स्पेशली पॉपकॉर्न का दाम इतना ज़्यादा क्यों होता है। इतना पब्लिक आउटरीच के बाद, इतनी सारी परेशानियों के बाद, इतने सारे कोर्ट केसेस के बावजूद भी मल्टीप्लेक्सेस इन सब चीज़ों का दाम नहीं कम करते हैं या नहीं कम कर पाते हैं। क्यों ऐसा है? वास्तविकता क्या है? क्या है उनका बिजनेस मॉडल? क्यों वो मजबूर हैं इतना महंगा बेचने के लिए? आज इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे, सो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक दोस्तों, लेट्स गेट इनटू द पॉइंट। सीधा पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं और एक मल्टीप्लेक्स का बिजनेस मॉडल समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर एक 1000 सीट का मल्टीप्लेक्स है और उसकी औसतन टिकट प्राइस 200 रुपए है, दिन में 5 शो चलाते हैं और अगर वो ऑक्यूपेंसी 35% 35% मेंटेन करते हैं तो वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास उनका टर्नओवर होता है एक महीने में जी, जिसमें से 1 करोड़ 5 लाख रुपए आपको टिकट सेल से आते हैं और जिसमें से 42 लाख रुपए आपको कैंटीन से आते हैं। दूसरी तरफ उनके खर्चों के बारे में बात करते हैं। उनका खर्चा जो है लगभग 58 लाख रुपए के आसपास आता है, जो कि फिक्स्ड खर्च है, जिसमें सैलरी, क्लीनिंग, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह, इंटरेस्ट कॉस्ट, और जो सबसे बड़ा खर्चे का कंपोनेंट है वो है मॉल को रेंट, डेवलपर को रेंट। वो लगभग 26-27 लाख रुपए के आसपास आता है। जी हाँ, यू हर्ड द फिगर राइट। 26-27 लाख रुपए वो रेंट पे करते हैं इन प्रॉपर्टीज का, जो कि नॉर्मली ग्रॉस सेल का जो एक्सपेक्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है उसका 17-18% के आसपास होता है। तो एक बहुत बड़ा चंक उनका कमाई का रेंट में जाता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी एक्सपेंस होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर की शेयर की होती है। तो अगर इन एक्सपेंसेस को और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर को हम जोड़ दें तो टिकट सेल से जो नेट पैसे आते हैं वो लगभग 90 लाख रुपए के आसपास होते हैं और ये एक्सपेंसेस जो हैं वो उसको एक्सीड कर जाते हैं। यानी कि टिकट सेल्स पे अगर आप अपना मल्टीप्लेक्स चलाएंगे तो आप एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। टिकट सेल्स पे आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। मेरे गणित के हिसाब से 10% का आपको नुकसान होगा अगर आप सिर्फ टिकट सेल्स पे सरवाइव कर रहे हैं तो। फिर आता है आपका एफएनबी। एफएनबी पे 10 गुना ज्यादा दाम करके बेचा जाता है। अगर 42 लाख रुपए का सेल है तो जो सामान है वो 4,20,000 रुपए का है और मोटा मोटा टैक्स काट के लगभग 35 से 36 लाख रुपए यहां उनको इसमें बचता है मेरे गणित के हिसाब से। तो उनको सारे खर्चे काट के लगभग 20-22 लाख रुपए जीएसटी वगैरह दे देने के बाद में एक प्रॉपर्टी से बचती है अगर ऑक्यूपेंसी 35% है तो। एंड 35% इज द हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी एवर। अगर मैं 20% पे ऑक्यूपेंसी को ले आऊं तो मल्टीप्लेक्स ये घाटे में चला जाता है। कहने का मतलब यह है कि मैंने इसमें कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस नहीं जोड़े हैं, मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा है। मोटा मोटा कहानी यह है कि टिकट सेल्स पे आप अपने मल्टीप्लेक्स को नहीं चला सकते हैं, इसीलिए इनको एफएनबी को दाम इतना बढ़ा के बेचना पड़ता है। सवाल नंबर 2 कि भाई फिर इतनी मारामारी क्यों करते हैं। सवाल यह है कि इन लोगों को कंपटीशन के कारण इतना पैसा रेंट में देना पड़ता है, 26 लाख 27 लाख रुपए। फिर सैलरीज अट्रैक्ट करने के लिए, आपको अच्छे लोगों को हायर करने के लिए इनको पैसा देना पड़ता है। तो वहां पे इनको कंपीट करना पड़ता है। पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस में हर एक प्रॉपर्टी को लेके बिडिंग, काउंटर बिडिंग चलती रहती है और डेवलपर इस चीज का फायदा उठाते हैं। तो एफएनबी पे फोकस नहीं करें और एफएनबी से लगभग 80, 85, 90% का मार्जिन नहीं रखें तो ये सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। टिकट सेल्स पे आप कोई सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सिंगल स्क्रीन सिनेमाज क्यों बंद हो रहे हैं। क्योंकि सिंगल स्क्रीन सिनेमा सिर्फ टिकट सेल पे आधारित है। जो सिनेमा टिकट सेल पे आधारित रहेगा वो सिनेमा बंद हो जाएगा।
जो सिनेमा अपने एंसिलरी इनकम्स को लेगा और उसको मोनेटाइज करेगा वो सिनेमा जिएगा। और रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, बिल्कुल हैं। एडवर्टाइजिंग है, बहुत ही शानदार रेवेन्यू सोर्स है। उसके बाद ये ऑनलाइन टिकट सेल से पैसे कमाते हैं। उसके बाद में ये लोग आपको जो इनके यहां पे प्रोजेक्टर होते हैं, मशीन्स होते हैं, उसके भी ये लोग रेंट लेते हैं, तो वहां से भी एक हेफ्टी इनकम आता है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जहां पे आप 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, अगर आप साल के वहां से 2 करोड़ कमा रहे हैं तो उसमें आप एक्सपेंशन को अपने फंड नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट यू रियली नीड इज मच मोर प्रॉफिट्स। तो इनको अपने एक्सपेंशन के लिए, अपनी कॉर्पोरेट टीम्स के लिए वगैरह वगैरह के लिए काफी मुनाफा चाहिए होता है। तो आप मोटा मोटा ये समझें कि मल्टीप्लेक्सेस में ऑडियंस को, मूवीज को एज अ बेट यूज किया जाता है, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। और टिकट सेल्स से इनका कुछ नहीं होता है, इनके खर्चे भी नहीं निकलते हैं। इनके खर्चे एडवर्टाइजिंग, बुक, ऑनलाइन टिकटिंग वगैरह वगैरह प्लस F&B से इनकी कमाई होती है। अगर इस चीजों को ये दाम कम कर देंगे तो ये एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। मल्टीप्लेक्सेस में ग्रोथ इसीलिए आ रहा है कि उन्होंने बाकी सारे सोर्सेस को मोनेटाइज कर लिया है और बहुत खूबसूरती के साथ ऑप्टिमाइज करके वो कर रहे हैं। उनके बैलेंस शीट्स ग्रो कर रहे हैं, उनकी प्रॉफिट्स ग्रो कर रही हैं और लोग उन पे शेयर बाजार में उन पे पैसा लगाने को तैयार रहते हैं, इन्वेस्टर्स उनको मिलते रहते हैं ताकि वो ग्रोथ दिखा रहे हैं। आप पूछते हैं पॉपकॉर्न का दाम कितना क्यों है? आपके पॉपकॉर्न अगर आप महंगा नहीं खरीदेंगे तो ये चल नहीं पाएंगे, सिनेमाज नहीं चल पाएंगे, क्योंकि सिनेमाज बाकी तरीके से टिकट बेच के कोई भी सिनेमा आज के डेट पे हिंदुस्तान में नहीं सरवाइव कर पाएंगे। मुझे इस विषय में बस इतना ही कहना था, ये बात आपके सामने रखनी थी। और अक्सर लोग मुझे कंप्लेन करते हैं, बताते हैं, और काफ़ी लोग मुझे ट्विटर पे भी लिखते हैं कि पॉपकॉर्न महंगा है तो आप लोग गलत करते हैं। तो दिस इज द रीज़न वाई इट हैपन्स। आई होप यू लाइक माई वीडियो। और अगर आप इसको वीडियो को पसंद आया है आपको, तो आप इसको मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के पास में मेरा वीडियो ज़रूर भेजिए। थैंक यू।